अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान के बाद जहाँ मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर रही हैं, तो वहीं वफाकी वुज़रा की जानिब से PTI पर पाबंदी के फैसले का दिफा भी किया जा रहा है। हुकूमत 9 मई के वाक़यात, फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को बुनियाद बनाकर तहरीके इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करना चाहती है। बाज़ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि हुकूमत तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि PTI सियासी जमात थी और है, मगर हुकूमत को तहरीके इंसाफ की असेंबली में बतौर जमात वापसी कबूल नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चंद नुकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? फैसला खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट जमा नहीं करवाई? फैसला खामोश है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असेंबली में मौजूद नहीं? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नुकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नुकात पर खामोशी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून कानूनी महाज पर PTI की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर व खौज के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता इजलास 18 जुलाई को तलब किया है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शनर और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा? क्या PTI पर पाबंदी के फैसले से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा? तो ये सवाल है कि आखिर हुकूमत सियासी मैदान में PTI का मुकाबला क्यों नहीं करना चाहती? इस सब पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं? हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के लिए जो चार्जशीट पेश की है वो कितनी मजबूत है? अच्छा, देखिए शरिया, पहली बात तो ये है कि हमें अब ये भी नहीं पता कि आज अता तारड़ की बात को मानना है क्या इसहाक डार की बात को मानना है, क्योंकि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी हमने गुफ्तगू करनी है, और अता तारड़ ने कहा कि हमने फैसला कर लिया। उन्होंने ये भी कहा हमने अलायंस के साथ बात कर ली है। अलायंस में आपने देखा कि कल ही MKM ने खुद को डिस्टेंस कर लिया, आज पीपल्स पार्टी भी खुद को डिस्टेंस करते हुए महसूस होती है। सो लग रहा है कि नून लीग के अंदर भी एक ही कोई तबका है, ख्वाजा आसिफ टाइप लोग होंगे छोटे सारा, जो कि चाहता है कि तहरीके इंसाफ को बैन किया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान पूरे में ये कंसेंसस है कि ये एक बिल्कुल ही नाआकबत अंदेशाना और बुनियादी तौर के ऊपर एक आमरीत के सोच के ऊपर मबनी फैसला है। लिहाजा इसके साथ PTI को तो छोड़ दें, जो PTI के सख्त मुखालिफ हैं, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, जमात इस्लामी है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने भी इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और जाहिर है कि एक सियासी जमात, और ना सिर्फ सियासी जमात बल्कि वो जमात जिसका लीडर जेल में था और वो 2/3 मेजॉरिटी इलेक्शनों में जीत गई, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का मतलब तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो 2/3 अक्सरियत है उसको आप पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। सो पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियती राय को जो जमात रिप्रेजेंट करती है, जो लीडर, जिस लीडर के साथ पाकिस्तान के अवाम का दिल धड़कता है, अगर उसको पाकिस्तान बैन कर देंगे आप, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत को बैन कर रहे हैं। तो अभी जाहिर है कि इस फैसले की ना कोई सर है ना पैर है। सियासत में चूंकि नून लीग बिल्कुल आउट हो गई है, जो सियासत उन्होंने की है, जिस तरह कल मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि डिक्टेशन नहीं लूंगा से सफर शुरू हुआ और आका जो आपका हुक्म के ऊपर खत्म हो गया नवाज शरीफ का, तो अब इस घबराहट में इस तरह के फैसले जो हैं वो लेने की कोशिश हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक है। और जो जुडिशरी के ऊपर इस वक्त अटैक है, जो भी आपने सुनवाया भी ख्वाजा आसिफ का, उससे ये जो 13 रुकनी बेंच का फैसला आया है, उससे एक मुझे लगता है कि बौखला गई है हुकूमत, शायद तैयार नहीं थी ज़हनी तौर के ऊपर। अब कभी एडहॉक जजेस लाने का सोच रहे हैं, कभी जो है वो हुकूमत डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कर रही है। आई थिंक कोई प्लान नहीं है नून लीग के पास अभी पॉलिटिक्स का,
और इस तरह की बातें गैर संजीदा और ना आकबत अंदेशाना जो एडवाइस है उसके ऊपर वो चल। अच्छा फवाद साहब, आपको क्या लगता है ये जो पाबंदी का फैसला है, क्या ये मुस्लिम लीग नून में मखसूस ग्रुप का है जिसकी सरपरस्ती है, जिनको सपोर्ट है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की या मरीम नवाज साहिबा की, या आपको लगता है कि इस फैसले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है? देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बगैर तो नून लीग चलती ही नहीं है। अभी तो नून लीग की सारी पॉलिटिक्स ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बैठ गई है ना, क्योंकि देखिए इलेक्शनों में अवाम ने मुस्तरद कर दिया, 18 सीटें जीती है नून लीग, और आज अगर 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही की मेहरबानी है ना, जिनकी वजह से वो यहाँ पे बैठे हैं। और यही एक पाकिस्तान में इस वक्त जो डिस्कनेक्ट है वो यही है। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट का कोई वजन उठाने की पोजीशन में नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी सारी मेहरबानियां जो है उनके ऊपर कर दी हैं, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर एक जो बहुत अवाम जो है वो एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है, और पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी और महंगाई यानी मईशत की जो सूरत हाल है, इन दोनों ने जकड़ लिया है इस वक्त नून लीग की हुकूमत पर। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने इसे जान कैसे छुड़ानी है। इमरान खान को जो आप समझिए तोड़ने की जो कोशिशें थी वो सारी नाकाम हो गई। वो एक बुलंद पहाड़ की तरह इमरान खान जो है वो डयाला में खड़े हैं, उसको तोड़ा नहीं जा पा रहा। महंगाई जो है उससे निपटने का कोई इनको समझ नहीं आ रहा, मईशत के ऊपर इनकी कोई प्लान नहीं है, और सियासी जो समझिए कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो मजदहार है सियासत का, उसके अंदर वो डूबते चले जा रहे हैं। तो नून लीग का फिलहाल तो जो बयान जो मर्जी वो दें, बट दिल उनका डूबा जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इस सारे सूरत हाल का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है और कोई इसका किसी के पास कोई हल नहीं। सही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर सकता है? मेरे ख्याल में यही करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जिस तरह से आपको याद होगा, जस्टिस सुमलता बंदयाल साहब ने फैसले दिए कि इलेक्शन हो और हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए, इसी तरह से अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सीटें देने से इनकार करना चाहता है या करेगा, और उसका फिर आगे रिपरकशंस होंगे। अभी मुझे यूं लग रहा है, क्योंकि जिस किस्म की लाइन ली हुई है, देखो दो ही ऑप्शंस थे ना हुकूमत के पास, या तो वो अपनी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स को या पॉलिसी को तब्दील करते और एंगेजमेंट की तरफ जाते। बिल्कुल। अब तक की जो सिचुएशन है उससे जाहिर हो रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और इसका फायदा पाकिस्तान को तो नहीं होगा, इसका फायदा नून लीग को तो नहीं होगा, इसका फायदा एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं होगा, लेकिन लग यूं रहा है कि तमाम पॉलिसी कन्फ्रंटेशन बढ़ाने की, और कन्फ्रंटेशन बढ़ाने का मतलब यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे, और ये एक और राउंड होगा फिर इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज करते हुए अपने ना सिर्फ एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो फैसला दिया है जिसमें उन्होंने टाइम शेड्यूल दिया है, बल्कि ये भी लिख दिया है कि अगर कोई उलझन की सूरत में आप किसी भी जज को अप्रोच कर सकते हैं चैम्बर में, अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसलिए ये एक राउंड होगा। और लेकिन इस वक्त बंदयाल साहब की कोर्ट में और इस कोर्ट में फर्क ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल पूरा इंस्टीट्यूशन इकट्ठा है। 125 जो सीनियर जजेस हैं वो सारे एक तरफ खड़े हैं, और ये मुश्किल होगा मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए इतना उसको एग्जेक्टिव के लिए अदलिया को डिफीट करना, क्योंकि इस वक्त तमाम कुछ लोग कह रहे सेशन कोर्ट से लेके और कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम फवाद साहब कि पीटीआई बहाना है, अदलिया बेसिकली निशाना है। बिल्कुल, जो मेन लड़ाई है वो अब अदलिया के साथ है। पीटीआई तो नंबर 3 के ऊपर है। पीटीआई को तो सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है आपने अदलिया के साथ इंतजामिया बराह रास्त तो लड़ाई, अब तो खैर आपने जिस तरह से अपने शॉर्ट सुनाए, ख्वाजा आसिफ तो डायरेक्ट अदलिया ही से टक्कर लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक दरमियान में एक रखा है, पेट रखा है पीटीआई का। अदरवाइज ये लड़ाई बराह रास्त वो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजेस से लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुसलसल फैसले आ रहे हैं अब इंसानी हकूक के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए। सनम जावेद का आपने देखा कल किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज किया। इसी तरीके से बेल्स कल जो है वो ली अपने जो एजाज चौधरी साहब की, महमूद रशीद की, यास्मीन राशिद की। सो एक अदलिया के अंदर एक सिविल लिबर्टीज के लिए एक जगह पैदा हुई है, और ये जो गवर्नमेंट है ये सारी कोरिजन के ऊपर बैठी हुई है, बर्बरियत के ऊपर इसकी बुनियाद है। जो ही
वो बर्बरियत खत्म होना शुरू होती है, इनको लगता है कि हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी और वो इस तरह की फस्तायत पर मबनी दोबारा गुफ्तगू और अपनी जो इक़दाम हैं वो शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखो कि ये पाकिस्तान में क्या है, एक एमएनए गायब हो चुका है, जी। उसका आज मेरा ख्याल है 5 दिन हो गए हैं, उसका अता पता नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर्स गायब हो अमीर चुके हैं, सुल्तान साहब, उनका हाँ अता जी। पता नहीं है। ये तो देखें ना, इस तरह तो कोई डार्क अफ्रीका के मुल्कों में नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त उन्होंने दायर की है और उसी सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है जहां से पीटीआई को रिलीफ मिला है। आपको लगता है कि कोई मुस्लिम लीग नून को भी कोई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है इस हवाले से? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है शजिया। उसकी वजह ये है कि ये तो फुल कोर्ट का फैसला है, यानी 13 जजेस जो हैं जो अवेलेबल थे। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब ये बेंच बना था कुल जजेस की तादाद 14 थी। तो एक जो जज साहिबा थी उनको हार्ट अटैक हो गया। 13 जजेस अवेलेबल थे, 13 के 13 जजेस जो हैं वो इस फैसले में बैठे हैं और उन्होंने 11-2 से ये फैसला जो है, ये प्रिंसिपल तस्लीम किया कि पीटीआई को जाना चाहिए। अब इन्होंने जो रिव्यू दायर किया है उसके ऊपर एक तो 13 जजेस यही सारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। जो मेरा ये ख्याल है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, आपके कोर्ट रिपोर्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है वो 7-8 से ज्यादा जजेस अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। और ये जो रिव्यू है ये अब लगेगा जाके, तो ये सितंबर में लगेगा और सितंबर से पहले जाहिर है कि आपने फैसला सारा इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका होना चाहिए। वो 15 दिन की उसकी टोटल मुद्दत है, तो फैसला उस वक्त तक हो जाना चाहिए और रिव्यू नहीं लग सकता। अभी ये सितंबर से पहले रिव्यू का लगने की बड़ा कम है। ठीक। फवाद साहब, क्या आप पीटीआई की मौजूदा क़यादत को इस बात का क्रेडिट देंगे कि उनकी कानूनी जंग की वजह से ही पीटीआई को उनका मैंडेट मिल गया है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई तो पार्टी नहीं थी इस प्रोसीडिंग्स में और रॉन्गफुली नहीं। पीटीआई को पहले किसी और पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी ही पार्लिमानी पार्टी बनानी चाहिए थी। वो गलतियां हुई उस वक्त। लेकिन ये जो फैसला आया है ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के एक हमला करना चाह रही थी गवर्नमेंट, उसके मद्देनजर जो है वो भी, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है और जाहिर है कि राइट पीटीआई का बनता था। तो जजेस ने जो है वो फैसला मेरिट के ऊपर जो है वो किया है, क्योंकि एक ये तय हो गया था 13 के 13 जजेस इस नतीजे पर पहुंच गए कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट की बल्ले वाले फैसले की थी वो गलत की थी और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को गलत तौर के ऊपर बाहर किया था। तो एक लैटिन मैक्सिम है लॉ की जिसको कहते हैं ओबाय जस्ट ओबाय रेमेडियम, यानी जहां पे भी कोई गलती होगी, यहाँ पे भी कोई रॉन्ग होगा, उसको राइट करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रिंसिपल के तहत जो फिर पीटीआई जो है उसको ये जो सीटें हैं ये दी हैं। और अभी तक जो मैं समझता हूँ कि सियासी हिकमत अमली तो तहरीक इंसाफ की बड़ी कमजोर है, उसको जाहिर बेहतर करने की लिए। ठीक। तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बलियां तहलील करने के मामले पर आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब पे और कासिम सूरी के खिलाफ कानूनी तौर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल सकता है? देखिए, जब ये मुकदमा अगर चलेगा तो फिर आरिफ अलवी साहब और इमरान खान कहेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है उसको भी पूरा इंक्वायर होना चाहिए और एमक्यूएम के लोग और चौधरी शुजात साहब जो हैं क्या इस उम्र में आके हलफ के ऊपर बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद के लिए किसने कहा, कैसे कहा और तहरीक अदम एतमाद किन हालात में लाई गई। क्या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है क्या वो हलफ के ऊपर आके इन तहकीकात में शामिल होगी कि लंदन में उनकी किन से मुलाकातें और तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कैसे हुआ। क्योंकि इमरान खान का तो ये पहले ही मुतालबा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अगर आर्टिकल 6 के अंडर या किसी भी तौर के ऊपर ये खुलता है तो नो कॉन्फिडेंस लाने का पूरा प्रोसेस ही खुलेगा ना फिर, क्योंकि जो रूलिंग है स्पीकर की वो तो इस पस मंजर में है और वो पस मंजर जो है उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, नून लीग अफोर्ड कर सकती है, जरूर चला। ठीक। फवाद साहब, आखिर में फॉर आवर ऑडियंस के आप अब कहाँ खड़े हैं? पीटीआई का हिस्सा है या अभी एंट्री नहीं हुई? नहीं शरीफ, बात यह कि ये बात तो बहुत दफा मैं बता पहले भी हो चुकी है। पीटीआई में अगर ना मैं होता तो मैं आपके सामने फेडरल मिनिस्टर के तौर पे आया होता। हमने जो कुर्बानियां दी हैं, हमने जो एक सर अभी करंटली की बात कर रही हूँ।
सलूक हमारे साथ हुआ है या जो हमने 6-7 महीने जेलें काटी हैं, हम्म। बच्चों से दूर रहे हैं, वो इसीलिए रहे हैं ना कि हम पीटीआई का हिस्सा थे। अगर ना होते तो हम फॉर्म 47 की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं वैसे ही एमएनए होता और मिनिस्टर होता, हमें क्या ज़रूरत थी सारे गाने डालने की? सही, बहुत शुक्रिया सदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पिल्ड के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से। देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हमारे साथ मौजूद है पिल्ड के सरबराह सीनियर तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले के पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो पाबंदी लगाने का फैसला है, इसमें असल टेस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके पास कोई ठोस दलाइल या शवाहिद ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं मिल पाएगी और ये उसके नतीजे में आपकी ये जो कोशिश है नाकाम हो जाएगी। तो बज़ाहिर तो इस वक्त जो चीजें सामने हैं, वो इल्जामात तो बहुत बड़े-बड़े हैं जो हुकूमत ने दोहराए हैं, लेकिन उनके पीछे शहादतें कितनी ठोस हैं, ये हमें नहीं पता। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ऐसी शहादतें ठोस मौजूद नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को, जिसकी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और जिसने हालिया इलेक्शन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल किए थे, उसको खिलाफ कानून करार दे दे। इसके लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए और ठोस सबूत के अलावा मुझे लगता है ये कि हुकूमत की अपनी तैयारी भी पूरी नहीं है, क्योंकि उनके जो मुख्तलिफ ज़ुमा की तरफ से बयानात आए हैं, आज इसहाक डार साहब का जो बयान है उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि अभी उनके मशवरे जारी हैं और उन्होंने मशवरे अभी तक मुकम्मल नहीं किए। तो जब तक ये आपस का सलाह मशवरा कोalition पार्टनर्स का मुकम्मल नहीं होता, तो हम कैसे समझ लें कि उनकी तैयारी मुकम्मल है? तो इस सारी की रोशनी में मुझे लगता है ये है कि ये कोई कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। तो सर, हुकूमत ने क्या सोचकर ऐसा फैसला किया है? सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला क्यों नहीं करना चाहती हुकूमत? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हुकूमत ऐसा क्यों किया है। एक चीज के बारे में समझ में आती है कि शायद इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो पीटीआई के नाम पे मुंतखब हुए लोग हैं, उनमें से कुछ तो उन्होंने पीटीआई के अंदर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शामिल तस्वुर कर लिए हैं। वो कुछ को कहा है कि वो अपने नाम दे, लिख के बकायदा एक एफिडेविट दें कि वो पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं या पीटीआई से उनका ताल्लुक है। 41 के करीब मेंबर हैं कौमी असम्बली के और इसी तरह से बड़ी तादाद है सूबाई असम्बलियों में। तो अगर उन लोगों को ये बता दिया जाए कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी में शामिल हों जिसको कल को खिलाफ कानून करार दे दिया जाए, तो उसके साथ ही आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐन मुमकिन है कि वो खौफजदा होके पार्टी में शामिल ना हो। ये एक मफरूजा है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस मौके पे इस ऐलान करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई हो कि जिन लोगों ने पार्टी के अंदर शमूलियत के लिए एफिडेविट देना है, शायद उनमें से कुछ लोग खौफजदा होकर शामिल ना हो। तो ये मेरी समझ में आती है बात, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि पूरी तैयारी के बगैर वो इस तरह का ऐलान कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने वाली गलती को ठीक किया है या फिर आइन को रीराइट किया है? आइन की उन्होंने एक वसी तनाजुर में तशरीह की है। एक आइन के अल्फाज के मुताबिक तशरीह होती है, वो लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन है। तो दो किस्म के जजों के ग्रुप मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, इनकी प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। एक ग्रुप वो था जो अल्फाज की बुनियाद पे ताबीर करना चाहता था और वो कोई वसीतर तनाजुर में इसकी इंटरप्रिटेशन के हक में नहीं था, जिसके अंदर काजी फैज ईसा साहब शामिल थे, जस्टिस मंदोखेल शामिल थे। लेकिन कुछ जज ये कह रहे थे कि नहीं, हमें मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए और हमें पूरी इसकी वसी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। तो ये फैसले से जाहिर ये हुआ है कि जो वसी इंटरप्रिटेशन करने वाला ग्रुप था
उसने मेजॉरिटी को कन्विंस कर लिया और उन्होंने फैसला किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट तो नहीं किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन जरूर किया है और वो उसकी रूह के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है, अल्फाज के अंदर नहीं वो उलझ के रह गए। हम्म, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है ये हुकूमत की तरफ से कि पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो उनसे मांगा ही नहीं गया और पीटीआई उसकी फ्रीक भी नहीं थी, दूसरा ये कि आइन को रीराइट किया गया है, ये यू थिंक कि ये वैलिड है? देखिए, इन दोनों बातों में वजन तो है। पहली बात तो ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने ये रिलीफ तो नहीं मांगा था कि पीटीआई को ये नशिस्तें दे दी जाएं, और दूसरा ये भी दुरुस्त है कि पीटीआई तो ये अपील करने वालों में या रिट करने वालों में भी शामिल नहीं थी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। और ये भी दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्फाज में लिखी हुई हैं उनसे आगे बढ़ के यह फैसला दिया गया है। लेकिन इस सारे के बावजूद ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो ये सब कुछ कर सके, कोई गलती इसमें नहीं है। तो अब अगर कोई गलती है तो उसके लिए जो इन्होंने रिव्यू दाखिल कर दिया है, रिव्यू के अंदर उस गलती को तलाश किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत ये महसूस करे कि वाकई उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो कि बज़ाहिर नजर आ रही है सामने, तो वो अपने फैसले को करेक्ट भी कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अभी चूंकि फैसला, तफसीली फैसला भी सामने नहीं आया, ये तो शॉर्ट ऑर्डर है। तफसीली फैसला जब तक ना आए उस वक्त तक रीजनिंग भी पूरी तरह से वाजे नहीं होती कि किस बुनियाद पे ये फैसला किया गया है, वो तो बाद में आएगा। लेकिन बहरहाल ये इनको रिव्यू का हक हासिल है, उन्होंने रिव्यू के लिए दाखिल कर दिया है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो रिव्यू को किस तरह देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी और है, तो फिर हुकूमत ने सियासी जमात को बैन करने के जो भी इकदाम उठाए हैं वो दरअसल तौहीन अदालत करने की कोशिश की गई है। नहीं, जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बात कही उस तारीख को तो ये बात हकीकत है, दुरुस्त है। और कभी किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो सियासी जमातों की लिस्ट लगी हुई है उसमें भी पीटीआई का नाम मौजूद है। यानी पीटीआई अनलिस्टेड पार्टी, उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं था कि वो अनलिस्टेड नहीं है। सिर्फ ये था कि उसके पास चूंकि सिंबल नहीं है तो उसके उम्मीदवार एक कॉमन सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं सकते, तो इसलिए। लेकिन अब आइंदा की तारीख में हुकूमत उसको बैन करने का फैसला करे तो वो आइंदा की बात है। लेकिन जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सियासी जमात थी और है, वो बिल्कुल दुरुस्त था और उस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सर, आपके ख्याल में हुकूमत ने जो नजरसानी की अपील दर्ज की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, यू थिंक वहाँ कोई रिलीफ मिल जाएगा? ये दुरुस्त है, करनी चाहिए थी? कोशिश तो जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनके पास एक मौका था, उस मौके को जाया तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन रिव्यू का जो स्कोप होता है वो सब कहते हैं कि बहुत ही महदूद होता है और उसमें सिर्फ वो देखा जाता है कि कहीं फैसला करने में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई और कोई ऐसी गलती जो बिल्कुल सामने नजर आ रही हो। तो अगर वो गलती पीएमएलएन के वकला साबित कर दें और वहां पे अपने आर्ग्यूमेंट्स में उसको कामयाबी के साथ जजों को कन्विंस कर लें तो फिर रिव्यू पिटीशन कामयाब भी हो सकती है। लिहाजा ये कोशिश तो करनी चाहिए थी। अब कामयाब होती है नहीं, ये देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट का सवाबदीद है कि वो क्या फैसला करती है। सर, इस मुल्क में आयन तोड़ने वाले डिक्टेटर्स पर तो आर्टिकल 6 नहीं लग सका, मगर क्या आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल में तो गैर मुनासिब होगा, क्योंकि देखिए आइन को की खिलाफ वर्जी करना और आइन को अपने जजमेंट के मुताबिक उसको अपने तौर पे उसकी समझबूझ के मुताबिक उस पर अमल करना या ना करना, ये आर्टिकल 6 की तारीफ में नहीं आता। आर्टिकल 6 की तारीफ पे तो ये होता है कि आपने आइन को सबवर्ट किया है। आइन को सबवर्ट करने का मतलब यह है कि आपने उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो ये खत्म करने की कोशिश तो नहीं की गई, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो आइन की खिलाफ वर्जी की सजा आर्टिकल्स के अंदर नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पे ये बात कहना
और पब्लिक के अंदर अपने मौकफ की पजीराई के लिए कोशिश करना, उसके नुक्ता नजर से तो ये बात कही जा सकती है कि हाँ ठीक है, आपने कह दिया। अभी आप मुल्क में रिवाज हो चुका है कि आर्टिकल 6 से कम हम किसी चीज पे किसी को सजा देने पे तैयार ही नहीं होते, लेकिन बाजार मुझे लगता है कि आर्टिकल 6 इन केसेस में वाजिब नहीं है, इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार पिलनेट के सरबराह अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर ज़राई आमदन पर टैक्स वसूल करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने सूबाई हुकूमतों को अपने कवानीन में तरमीम करने और ज़राई आमदनी पर 45% तक इनकम टैक्स आयद करने का कहा है। आइन के तहत ज़राई आमदनी पर टैक्स का नफाज सूबाई हुकूमतों के जुमरे में आता है। हुकूमत और IMF के दरमियान इस बात पर इत्तफाक़ी राय मौजूद है कि चारों सूबे ज़राई आमदन से मुताल्लिक टैक्स कवानीन में तरमीम करेंगे ताकि उसे वफाकी सतह पर लगाए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर लाया जा सके। IMF के शराइत के तहत इस अमर पर भी इत्तफाक किया गया है कि अगर कोई सूबा ज़राई इनकम टैक्स की वसूली में किसी तरह का चैलेंज महसूस करे तो वो अपनी जानिब से FBR को ये टैक्स जमा करने की इजाजत दे सकता है। IMF का मंसूबा है कि कवानीन में तरमीम के जरिए चारों सूबे अलाइड टैक्स का निज़ाम ज़ाती आमदनी और कॉर्पोरेट आमदनी के तरीक़ेकार से हम आहंग करे। IMF ने रवां साल अक्टूबर तक लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए इनकम टैक्स में छूट खत्म करने का भी मुतालबा किया। अगर एदाद शुमार की बात की जाए तो मईशत में 24% हिस्सेदार होने के बावजूद ज़राअत का शोबा कुल टैक्स वसूली में 0.1% अदा करता है। आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट में तखमीना लगा रखा है कि पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर इससे 1.22 खरब रुपए तक का टैक्स जमा हो सकता है, जो कौमी आमदनी का 1% बनता है। एक तरफ हुकूमत और IMF ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के मामले पर एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत की गंदम पॉलिसी ने किसानों के माशी कत्लेआम में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब हुकूमत ने किसान से गंदम ना खरीद कर जमींदार को बदतरीन माशी नुकसान पहुंचाया। किसान ने 6,000 रुपए मन वाली गंदम आटा माफिया को महज 2200 से 2800 में फरोख्त की। किसान की माशी बदहाली की दास्तान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गुज़श्ता सैलाब और तूफानी बारिशों ने किसान और ज़राई मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आज किसान महंगी बिजली, महंगी खाद और महंगी लेबर के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली और हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों ने काश्तकार को माशी खसारे की दलदल में धकेल दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान का किसान ज़राई खसारे पर टैक्स देने के काबिल है? क्या हुकूमत असेंबलियों में बैठे हुए अरबपति बड़े जागीरदारों और वडेरों से टैक्स वसूल करने में कामयाब होगी? यह कुर्बानी का बकरा सिर्फ आम किसान ही बनेगा? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या रियासत सिर्फ टैक्स ही वसूल करेगी या कोई रिलीफ भी आवाम? इस सब पर हमारे से बात करने के लिए मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करते हुए ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। बतौर किसान आप हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शिजिया आपका और आपके सुनो चैनल का। बड़ा अहम मौजू आपने ये रखा है और इसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए। गुजारिश ये है कि पहले तो आपने पूछा है कि इस पे मेरा रद्द-ए-अमल ये है कि मैं इसको टोटली तौर पर मुस्तरद करता हूँ। मुझे बताइए कि ये किस बात पे ज़राई इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। पहली तो बात ये है कि ये वावेला मीडिया के अंदर करके हमें बदनाम करते रहे और आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब ने ये बात तस्लीम की है कि 1997 अपना में ये 1997 में ये इनकम टैक्स जो है ज़री वो लगा दिया गया और जिसको जो है वो जो लगाया उसके मुताबिक वो भर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो शिजिया ये टैक्स जो है वो लगना चाहिए उन जागीरदारों पर, उन अंग्रेज के पिट्ठुओं पर लगना चाहिए जिनकी जायदादें, जिनकी जागीरें जो हैं वो खत्म ही नहीं होती। आप अगर गाड़ी में बैठ जाएं, सारा दिन आप जो है वो गाड़ी दौड़ाएं तो वो उनकी जागीरें खत्म नहीं होती। अगर लगाना है तो उनके ऊपर लगाएं। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब पे टैक्स लगना चाहिए। मैं कहता हूं कि जहांगीर तरीन साहब के पास टैक्स लगना चाहिए। मैं कहता हूं कि उन बड़े जागीरदारों, वडेरों, उन लगारियों, बाजारियों, खोसों, उन जो है वो शाहों जिनकी जायदादें हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगना चाहिए।
मेरी फसल तबाह होती है, मुझे कौन पूछता है? सैलाब आते हैं, आपका मीडिया दिखाता है कि मेरे मवाशी भी जो है बह जाते हैं, मेरे बच्चे भी बह जाते हैं उसके अंदर, और मेरे घर भी मस्मार हो जाते हैं। और यही हुकूमतें, मैं याद देखिए ना, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान इकोनॉमी को, और अगर 8 लाख ज़राई अराजी मुतासर हुई थी उस सैलाब में, और 10 लाख मवेशी हलाक हुए थे। जी, और 45% फसलें तबाह हुई थी पूरे पाकिस्तान की। सिंध में अगर बात करें तो 90% नुकसान हुआ फसलों का हुआ। और फिर उसका ववेला करके ये बाहर से इन्होंने डॉलर लिए, इन्होंने इमदाद ली, और मुझे बताएं कि वो किस किसान तक पहुंची है। मैं कहता हूं कि आप यकीन कीजिए कि वो शख्स जिसे आज जेल में डाला गया है, उस शख्स ने किसानों को बाइज्जत तौर पर बुलाया, वजीर आजम हाउस में बिठाया, और हमसे हमारे दुख सुने, और फिर हमने जो तजावीज दी, और उस शुगर माफिया को उसने नकेल डाली। आज शिजिया आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि आज भी किसान दरबदर फिर रहा है, और उसको गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। और यही जो हुकूमतें बैठी हैं, यही जो वजीर आजम साहब बैठे हैं, वजीर आला साहबा बैठी हैं, हमारे सदर बैठे हैं, इन्हीं की शुगर मिले हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें, इन्हीं की शुगर मिलने हैं। इन 20 अरब रुपया आज के दिन तक इन्होंने अभी भी किसानों का देना है। ये कहते हैं कि आप जो है वो टैक्स लेंगे, हमारी आमदन है क्या, मुझे बताइए। दूसरा नुक्ता नजर ये है ना कि बाकी शोबे भी तो दे रहे हैं टैक्स। एक तरफ तनख्वाहदार तबके के टैक्स में मजीद इजाफा कर दिया गया है, अब दूसरी तरफ रिटेलर्स, रियल एस्टेट सेक्टर हो या किसान, तीनों ही टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये तनख्वाहदार तबके के साथ ज्यादती नहीं है? क्या बगैर टैक्स के मुल्क चल सकता है? बहुत ज्यादती है। मैं ये कहूं कि मेरे अपने घर के अंदर 2 तनख्वाहदार हैं जी, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 लाख में पे 45,000 रुपए हमारा कट जाता है। ये ज्यादती और जुल्म है। मुझे बताएं कि एक तरफ शिजिया ये डिफेंस के अंदर 29 ब्यूरोक्रेट्स के लिए अरबों रुपए लगा के घर बना के दे रहे हैं। आप जरा देखें, कभी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में देखें आप। 2 अरब रुपए के बुखारी साहब, 2 अरब रुपए के बंगले बनाए जाएंगे, लग्जरी घर बनाए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहां ये पैसा क्या ये जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, क्यों जो है लोग टैक्स देने से इनकारी होते हैं? बुखारी साहब, लेकिन जो टारगेटेड टैक्स है ना, आप देखिए 6 लाख की आमदन तक तो वैसे ही एग्जम्पशन है, और जिनकी आमदन इससे ज्यादा है सिर्फ उन पर 45% तक टैक्स लगेगा। गुजारिश ये है, मैं ये कहता हूं कि उसका क्या रिटर्न दिया जाता है? जो लोग टैक्स देते हैं या उनको क्या रिटर्न मिलता है? फिर बात यह है कि मुझसे टैक्स लेने की बात क्यों? मैं ट्रैक्टर लेता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं खाद लेता हूं, टैक्स देता हूं, मैं पेस्टिसाइड लेता हूं, टैक्स देता हूं, मैं सीड लेता हूं, टैक्स देता हूं, मैं कदम कदम पे टैक्स में जकड़ा हुआ हूं। मैं कहता हूं कि वो लोग माफी मांगे जो मीडिया में बैठ के कहते हैं। खुद वजीर आजम ने तस्लीम किया है कि जो है वो टैक्स हम जो है 97 से हम वसूल कर रहे हैं। देखें, मेरी आमदन इतनी है ही नहीं कि टैक्स लगे। हमें बिठाएं, एक तरीकाकार होता है, आप स्टेक होल्डर्स को बिठा के फैसला करते हैं। आप जो है वो ठंडे कमरों के अंदर बैठ के, और आप वहां पे सूट पहन के बड़े कीमती और वो ब्यूरोक्रेट जिनको हरूफ अबजद से वाकिफ नहीं है ज़राअत की, जरा उनसे सवाल कर लीजिए कि गंदम को कितने पानी लगते हैं। उनको पूछिए कि जो 1 एकड़ के अंदर कितना बीज लगता है। उनको पूछिए कि कितनी डीएपी खाद लगती है, कितनी यूरिया लगती है, कितनी पोटास लगती है। जो जानते नहीं है उनको मामूर कर दिया हमारी किस्मतों के फैसले करने पे। ये आईएमएफ के गुलाम है, ये आईएमएफ के पिट्ठू हैं। मैं कहता हूं कि ये बाज आ जाएं, ये 6 करोड़ किसानों के साथ जुल्म न करें। ये हमेशा आप देखें बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो है वो हुकूमतें किस तरह खड़ी होती हैं। आप आज इंडिया को देखें, मेरी बात जरा ये मुकम्मल होने दे लीजिएगा कि वहां पे क्या बात ऐसी हुई कि वहां 80 लाख बेल से, कॉटन की बेल से शुरू हुई और आज वो 4 करोड़ पे पहुंच गए। मुझे बताइए कि और यहां हम
यकीनन बहुत बड़ा अलमिया है और ज़राअत भारत की तरजीह है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद हक बुखारी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, टैक्स सबको देना पड़ेगा, लेकिन इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। टैक्स लगाना है तो कॉर्पोरेट फार्मिंग या बड़े बड़े जागीरदारों की आमदन पर लगाइए, या फिर मिडल मैन पे, आरतियों पे लगाने की ज़रूरत है। जो छोटा किसान है जिसकी ऑलरेडी गंदम की खरीदो फरोख्त में माशी कत्लेआम कर दिया गया है, उनको एग्जेम्पशन देने की और उनको रिलीफ देने की जरूरत है और उनको ट्रस्ट में लाने की जरूरत है और मुशावरत करने की जरूरत है। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।